नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीमती शशिकला सिन्हा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय माता शबरी नवीन गर्ल्स कॉलेज बिलासपुर। आज मुझे बीए भाग 1 के प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास प्रारंभ से 1206 तक के अंतर्गत मौर्योत्तर काल के विषय में जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। मौर्योत्तर काल अर्थात मौर्यों के शासन के बाद मौर्य काल के पतन के पश्चात भारत में अनेक छोटे छोटे राजवंशों का अभ्युदय हुआ और अनेक छोटे छोटे राजाओं ने भी भारत में शासन किया है। उसी के अंतर्गत कनिष्क, सातकर्णी, खारवेल और पुष्यमित्र सोम, इन शासकों ने भारत पर शासन किया। आज हम चर्चा करेंगे सातवाहन वंश के ऊपर। सातवाहन वंश की स्थापना कर्ण वंश के बाद होती है। कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को पराजित करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना भारत में की थी। सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि सातवाहन वंश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और उनका मूल निवास क्या था। पुराणों में इस नवीन राजवंश को आंध्र कहा गया है, परंतु इस वंश के अभिलेखों में इन्हें सातवाहन, सातकर्णी कहा गया है। रैप्सन, स्मिथ और भंडारकर का मत है कि सातवाहन आंध्र प्रदेश के निवासी थे, परंतु अभिलेखों में ये उल्लेखित है कि सातवाहन शक्ति का उद्भव महाराष्ट्र प्रदेश में हुआ था। तो ऐसा जान पड़ता है कि सातवाहनों ने महाराष्ट्र के ऊपर भी अधिकार किया होगा और उसके पश्चात उन्होंने आंध्र पर भी विजय प्राप्त की होगी। किंतु शकों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप जब शकों ने महाराष्ट्र के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया तो इनकी शक्ति इसलिए इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। इस वंश का संस्थापक सिमुक था। पुराणों में उसके नाम के साथ ही अन्य नाम भी जुड़े हैं। उसे सिंधुक, शिशुक और श्रीप्रभ भी कहा जाता है, जिसने उसके पश्चात उसका उत्तराधिकारी उसका भाई कृष्ण हुआ, जिसने कि नासिक तक सातवाहन साम्राज्य का विस्तार किया है। इस वंश का प्रथम पराक्रमी शासक सातकर्णी प्रथम हुआ है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराए। इसे दक्षिणापति की उपाधि धारण की थी। सातकर्णी प्रथम के बाद उसकी पत्नी नागकनिका ने अपने 2 अल्पवयस्क पुत्रों के कारण उनके संरक्षण का पद ग्रहण करके शासन किया है। उसके पश्चात इस वंश का दूसरा प्रतापी शासक हॉल हुआ, जो एक कवि था और उसने गाथा सप्तशती की रचना की थी। चूँकि वो स्वयं कवि था, इसलिए कलाकारों का, साहित्यकारों का आश्रयदाता था, तो उसके शासनकाल में साहित्य कला की बहुत अधिक उन्नति हुई थी। इस वंश का तीसरा प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी हुआ। इसे त्रिसमुद्र तो पितावाहन की उपाधि दी गई थी। इसका साम्राज्य उत्तर में मालवा व काठियावाड़ से लेकर के दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैला हुआ था। इनमें शकों, यवनों तथा पल्लवों को भी इसने परास्त किया था और सातवाहनों की शक्ति को गुजरात तथा राजपुताना तक स्थापित किया था। इसके पश्चात इस वंश का चतुर्थ शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी हुआ। इसे महाराज दक्षिणापथेश्वर की उपाधि दी गई थी। यह शक नरेश रुद्र दामन को पराजित किया था और तत्पश्चात उसकी पुत्री के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। इसने नासिक अभिलेख का निर्माण किया था, जिसमें उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। उसके पश्चात उसका उत्तराधिकारी यज्ञश्री सातकर्णी हुआ। यह सातवाहन वंश का अंतिम शासक था और इसने अपने राज्यों पर अपनी सत्ता स्थापित कर शकों को पराजित किया था। उसकी मुद्राएं गुजरात, सौराष्ट्र, पूर्वी और पश्चिमी मालवा, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में प्राप्त हुई है। यज्ञश्री सातकर्णी के पश्चात सातवाहन वंश का पतन प्रारंभ हो गया।
उसके उत्तराधिकारी अत्यंत निर्बल थे। राज्य की दुर्बलता, आंतरिक संघर्ष एवं बाह्य आक्रमणों के परिणाम स्वरूप इस वंश का पतन प्रारंभ हो गया है। किंतु फिर भी इस वंश की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता रही है। ब्राह्मणों को भूमि प्रदान करने की प्रथा का आरंभ सातवाहनों ने ही किया था। यह अग्रहार कहलाता था। सातवाहनों का समाज मात्र सत्तात्मक था। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। इनके खुदवाए गए गुफाओं में कार्ले की गुफा सबसे पुरानी है और साथ ही कार्ले का चैत्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है।